अच्छा तेजी का एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है वो है ऑटो सेक्टर। निफ्टी ऑटो इंडेक्स को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए और एक फंडामेंटल नजरिया गौरांग सर से इस पर जानते हैं। शाह हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका, थैंक्स अपना समय हमें देने के लिए। वैसे तो मार्केट पर आपका एक फंडामेंटल आउटलुक आप दीजिएगा ही, लेकिन साथ साथ ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, नतीजे ऑटो स्पेस के जब आए, ज्यादातर कंपनियों के मैनेजमेंट का ये कहना था कि नंबर्स जो हैं अच्छे हैं, यहां से आगे पाइपलाइन मजबूत है। हालांकि इनपुट कॉस्ट को लेकर जो कंसर्न्स हैं, इनकी कमोडिटी प्राइसेस को लेकर जो कंसर्न्स हैं, वो एक हेडविंड के तौर पर दिख जरूर रही है, लेकिन लगभग कई सारी कंपनियां प्राइस हाइक्स भी कर रही हैं। सो ये कंसर्न भी शायद आगे नेगेट हो जाएगी। फेस्टिवल सीजन भी अराउंड द कॉर्नर है। अब कैसे देख रहे हैं ऑटो क्षेत्र की चाल को आप? धन्यवाद मानसी जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। 18 हाउस स्वदेश के दर्शकों और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं। ऐसे भी नियमों के अनुसार के जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज दोपहर रखेंगे, बुनियादी तर्क के आधार पर है, हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। जहां तक बाजार की बात है तो 23,800 और 24,000 ये एक निचला स्तर है जहां से उभरने का प्रयास करता है बाजार, और फिर ऊपर की तरफ 24,000 पहला पड़ाव, 24,200, 24,300, और अगर ये पार कर जाता है तो 24,500 और 24,600। ये दायरेबंद कारोबार की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्षेत्र के आधार पर, कंपनियों के आधार पर, काफी सारे खबरों के आधार पर काफी सारे हरकत आपको कंपनी स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रहा बाजार का हाल। जहां तक ऑटो क्षेत्र का प्रश्न आपने पूछा मानसी जी, तो न तो सिर्फ नतीजे अच्छे आए थे, लेकिन महीने दर महीने जो बिक्री के भी आंकड़े आ रहे थे वो भी काफी सराहनाजनक थे, और उसी का फलस्वरूप नतीजे अच्छे आए। और संभवतः यह, और मैंने पहले भी टिप्पणी करी है मानसी जी, हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश और सहयोगी चैनल 18 नाउ पर, कि भारत ने जो अलग अलग देशों के साथ करार किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसका लाभ बाकी अन्य क्षेत्र को तो मिलेगा ही, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि ऑटो क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का सवाल है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भी अगर आप ध्यान दें तो पिछले कई सालों, कई महीनों से जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं। आपने लागत खर्च बढ़ने की बात की, आपने दामों में वृद्धि की बात की, तो ये अच्छी बात है। देखिए मानसी जी, अगर आपको एक आधुनिक वाहन चाहिए जिसमें प्रवासियों की सुरक्षा भी हो और जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी भी हो, तो ये सस्ते दाम में तो आएगा नहीं, इसके लिए आपको दाम चुकाने पड़ेंगे। और अच्छी बात यह है कि कोई शिकायत नहीं कर रहा है, क्योंकि आज के तारीख में पहले प्रश्न क्या था कि प्रति लीटर कितना किलोमीटर देगी। आज प्रश्न लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो वाहन कितना सुरक्षित है और उसमें बैठे प्रवासी कितने सुरक्षित है। तो ये जब बदलाव आया है विचारधारा में, तो और जाहिर है सरकार के तरफ से भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है वाहन की सुरक्षा को लेकर के, तो प्राइसिंग पावर आया है, अच्छी बात है। और मैं मानता हूं कि ऑटो क्षेत्र आने वाले भविष्य में इन सब बुनियादी तर्क के आधार पर जो मुद्दे हैं उसको सामने रखते हुए बेहतर रुझान लेकर के आएगा। कई सारी पसंद है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट, केवल मात्र हरित ऊर्जा से चलने वाले वाहन बनाने वाली कंपनियां, काफी सारी पसंद भी है मानसी जी। For that fundamental take, गौरांग जी। कुणाल। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। Hyundai मोटर कैसी लगती है आपको कंपनी सर, और क्या राय होगी आपकी शेयर को लेकर? आपको भी प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये कंपनी है जो हमारी सूची में नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा था कि मूल्यांकन को लेकर के और नतीजों को लेकर के जो मेल मिलाप होना था वो हो नहीं रहा है। 1% की भाव वृद्धि के खबरों पर शायद आज हरकत में है Hyundai मोटर का शेयर। जहां तक बिक्री का सवाल है, मार्केट शेयर का सवाल है अभिषेक भाई, तो वो तो काफी अच्छा है, लेकिन कवरेज न होने के कारण विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऐसा भी सुना है कि हरित ऊर्जा से चलने वाले वाहनों की जो श्रेणी है वहां पर और भी नए
प्रोडक्ट से उतारने की विचारधारा रख रहे हैं, पोर्टफोलियो बढ़ाने का विचार रख रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत और प्रोत्साहन मिल सकता है। जहां तक महीने दर महीने बिक्री का आंकड़ा है, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं है Hyundai मोटर पर। ठीक है, Hyundai को लेकर ये व्यू हो गया। इंपोर्टिंग नेशन है हम, और कच्चे तेल में कोई भी बढ़त हमारे लिए कंसर्न का काम करती है। $91 बैरल के आसपास तो ठीक था, लेकिन अब ब्रेंट क्रूड जो है $93-94 बैरल के पास पहुंच चुका है। क्या राय होगी कच्चे तेल की चाल पर और इक्विटी मार्केट रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स पर? अगर कोई टेक बनते हैं तो बताइए। मानसी जी, दिक्कत की यह बात है कि किसी भी प्रकार के अनुमान लगाना कच्चे तेल के ऊपर इस परिस्थिति में बहुत ही कठिन है, क्योंकि विवादित बयान दोनों तरफ से आता है। अमेरिका कुछ बयान करता है, उसके विपरीत बयान ईरान का आता है। और अभी मैं कल या परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पर ओमान का जो समुद्री यातायात मार्ग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो उसके नजदीक से गुजरता है, उसका इस्तेमाल काफी सारी समुद्री जहाजें कर रही हैं जो कच्चा तेल, कच्चा माल और नेचुरल गैस के यातायात में, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 5.5 महीनों में अनुमानित, क्योंकि ये जंग छिड़ी थी 28 फरवरी 2026 को, तो करीबन 5.5 महीने हुए हैं। इस समय में भारत सरकार ने और तेल मंत्रालय ने प्रयास ये किया है कि हमारी जिस प्रकार से निर्भरता 75-80% से ज्यादा है कच्चे तेल और नेचुरल गैस और कच्चे माल के आयात पर, उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नजरअंदाज करके बाकी अन्य समुद्री मार्ग से या बाकी अन्य देशों से हमारी जरूरतें पूरी की जाए। और वहां पर काफी अच्छी सफलता मिली है सरकार को। देखिए, अब कल या परसों या आज शाम अगर कुछ बयान आ जाता है कि नहीं, फिर से वाद संवाद हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में और शांति प्रस्ताव पारित होने की संभावना है, तो कच्चे तेल में 5-10% की गिरावट तो आपको रातों रात आती हुई दिखाई देगी। उसके विपरीत अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो उतना ही उछाल ऊपर के तरफ। तो कच्चे तेल के ऊपर बहुत कठिन है किसी भी तरह का अनुमान निकालना, क्योंकि ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। एक परिस्थिति ये है कि अगर ये विवाद या ये जो युद्ध जो छिड़ा हुआ है वो अगर थोड़ा बहुत और खींच जाता है लंबी अवधि के लिए, तो उस परिस्थिति में जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं या एक्सप्लोरेशन कंपनीज है, मिसाल के तौर पर ONGC और गेल, ये मैं युद्ध को लेकर के बात नहीं कर रहा, मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ। वहां पर हमारी कंपनी की तरफ से एज अ डिस्क्लोजर खरीदारी की राय है, और तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर HPCL, BPCL, IOC, इस पर भी हमारी बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। लेकिन ये उतार चढ़ाव जो है युद्ध को लेकर के, खबरों को लेकर के और वाद विवादित टिप्पणियां बयान को लेकर के उठापटक काफी तीव्र गति से हो सकता है। अब मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद जो ऊपरी स्तर हमें देखना था कच्चे तेल में वो हम देख चुके हैं। यहां से थोड़ा बहुत नीचे आने की संभावना लग रही है, लेकिन इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो मैं आपको पेश कर सकूं या उस पर कुछ बात कर सकूं। चलिए, तो बिल्कुल कच्चे तेल की चाल पर ये एक फंडामेंटल टेक हमें मिल चुका है। और आपका व्यू क्या होगा शुगर स्टॉक्स को लेकर, स्पेशली बलरामपुर चीनी को लेकर? ईयर टू डेट मुझे लगता है कि 60-70% से शेयर चल गया, एक मेगा अप ट्रेंड में है ये। राय क्या होगी सर आपकी? देखिए अभिषेक भाई, एक समय पर बलरामपुर चीनी पर हमारी खरीदारी की राय हुआ करती थी। लक्ष्यांक आने के पश्चात अभी हाल फिलहाल किसी भी चीनी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों पर राय नहीं है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 2-3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। पहले तो गन्ने के दाम सरकार नियंत्रण करती है, चीनी के दाम जो कि गन्ने से उत्पादन होता है वो सरकार नियंत्रण करती है, गन्ने से लेकर के चीनी बनाने तक जो बाई प्रोडक्ट निकलता है एथेनॉल, वो भी सरकार नियंत्रण करती है। और ये अब जो थोड़ी बहुत किल्लत हो रही है एक्सपोर्ट को लेकर के लगाम कसी है, और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में एक लंबा त्योहारों का समय आ रहा है हमारे और आपके सामने, तो चीनी की मांग ऊपर जाने की तो पूरी संभावना लग रही है। और आपने सही फरमाया अभिषेक भाई, मुझे याद नहीं है कि मैंने इस प्रकार की तेजी 15-20% की पिछली बार कब देखी थी चीनी शेयरों में। तो थोड़ा बहुत सावधान रहने की तो राय दे सकता हूँ, विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो नियंत्रण वाली बात है ना सरकार की, वो थोड़ा असमंजस परिस्थिति खड़ी कर देती है।
ठीक है सर, बिल्कुल ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। अब देखिए कुछ रीजंस क्या है ना, जो कहे जा सकते हैं कि शायद शुगर शेयरों की जो तेजी है इंटैक्ट रह सकती है। ये अगस्त से लेकर और नवंबर तक हमारा फेस्टिव सीजन होता है और इसके बीच में कई सारे त्यौहार आते हैं और शुगर की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती है, मिठाइयों के लिए, कॉन्फेक्शनरीज के लिए, चॉकलेट्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। अब देखते हैं कि ये जो रैली है कितनी सस्टेन होती है। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद सचिन जी नमस्कार। गौरांग सर इसे कैसे देखते हैं, जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। गौरांग सर, आपकी क्या राय है? विकास भाई, देखिए, मैं गोरों की बुद्धिमत्ता को ज्यादा महत्व देता नहीं हूँ, ना ही मैं अपने दिमाग की नसों को जोर डालता हूं जब उनकी बुद्धिमत्ता का प्रश्न आता है। अगर अंडरवेट है, जिस प्रकार से अभी आपके सहयोगी स्नेही बता रहे थे भारत पर, तो मैं तो, और कुछ क्षेत्र पर, तो मैं तो इस तरफ से देखूंगा कि भाई अच्छा है, अंडरवेट है, हमें सस्ते दामों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए मौका मिल जाता है। और यही गोरे हैं, जब यहाँ से एक नया सर्वोच्चम शिखर बनाएगा अपना भारत का शेयर बाजारों का, सूचकांक का, सेंसेक्स और निफ्टी का आने वाले भविष्य में, तो इनकी विचारधारा में बदलाव आने के लिए समय नहीं लगता है। तो मेरे लिए तो, मैंने तो कभी ऐसी रिपोर्ट पढ़ी नहीं है विकास जी, और ना ही इसके ऊपर ज्यादा मैं महत्व दूंगा। एक अगर पहलू देख सकूं तो हाँ, अंडरवेट है, अच्छी बात है, हमें सस्ते दामों में लंबी अवधि के लिए सक्षम और मजबूत कंपनियों में और क्षेत्र में निवेश करने का मौका मिल रहा है। और ठीक बात है, और वाकई ये अब अंडरवेट होने के लिए अब तो मौका नहीं है। खैर ठीक है, उनकी अपनी रिसर्च है, कुछ कहती होगी रिसर्च, कुछ ना कुछ तो होगा उसके पीछे बैकिंग, लेकिन ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की भी हम बात करें तो आज काफ़ी एक्शन में है। गोल्ड फाइनेंस कंपनी में भी हमें एक्शन दिखाई दे रहा है। चीनी क्षेत्र भी यहाँ पर आज काफ़ी फोकस में है। आपके कुछ फेवरेट पिक्स इस वक्त? गोल्ड लोन कंपनी में कविता 1,58,000 सोने का दाम चल रहा है पिछली बारी जब मैंने नजर डाली थी, और अनुमान ये कहते हैं कि शायद आने वाले समय में, मैं एकदम से नहीं, इस हफ्ते या अगले हफ्ते की छोटी अवधि की बात नहीं कर रहा, लंबी अवधि में सोने के दाम और चांदी के दाम यहाँ से ऊपर जाने की संभावना लग रही है। और उसी ऊपर के तरफ के सोने के दाम को देखते हुए हमने देखा है कि मुथूट और मन्नमपुरम, ये जो दो गोल्ड लोन कंपनीज है, बुनियादी आधार के तर्क पर यहाँ पर हमारा सकारात्मक नजरिया है। इसके साथ साथ जेम्स एंड ज्वेलरी में टाइटन, कविता आपको याद होगा पिछले साल इसी समय के आसपास करीबन 3,000 का भाव हुआ करता था टाइटन का, और वो आज 5,000 के पार चला गया है। तो टाइटन पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। और मेरा मानना है कि ये जो कुछ न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी ऊपर के तरफ के दायरे देखे हैं, उदाहरण के तौर पर वो पेटीएम हो, पॉलिसी बाजार हो, नाइका, एफएनएस, ई कॉमर्स जैसी कंपनियां हैं, इटर्नल जो कि पहले जोमेटो के नाम से जाना जाता था। आई थिंक ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज में थोड़ी बहुत रुचि ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। बुनियादी तर्क के आधार पर इन सभी कंपनियों के ऊपर एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय है। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर